अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ नाज़रीन, मैं हूं अरसलान नईम। आपको बताते चलें कि 1914 से 1919 के दरमियान पहली जंग अज़ीम होती है और उसके बाद दुनिया में एक हू का आलम होता है, जिसके बाद अक़वाम आलम के नाम से एक अमन का इदारा कायम किया जाता है और बाकायदा तौर पर अमन की कोशिशें की जाती हैं और जंगी सूरत हाल पर काबू पाया जाता है। उसके बाद दुनिया में एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि दोबारा से जो है वो अमन बहाल नहीं हो पाता और जो दूसरी जंग अज़ीम है जो कि 1939 से 1945 के दौरानिए के दरमियान लड़ी गई, वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ती गई और जंग का इतना ज़्यादा जो है वो माहौल कशीदा होता गया। यानी सिर्फ दुनिया के हर गाँव, हर सहरा, हर जगह ये जंग जो है वो लड़ी गई और उसके बाद एक और अमन के क़याम के लिए एक इदारे की ज़रूरत महसूस की गई और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आने के बाद अमन की कोशिशों को जो है वो तेज़ी से बढ़ाया गया और काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा सका और उसके बाद किसी हद तक जो है वो दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन हो सका। लेकिन उसके बाद अगर आज हम रोशनी डालें दोबारा से तो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से हम देखें तो मसला कश्मीर एक बहुत बड़े तनाज़े की सूरत में जो है वो दुनिया में मौजूद है। इसी तरीके से मसला फ़लस्तीन एक बहुत बड़े तनाज़े की सूरत में मौजूद है और ये फ़ौरी हल तलब मसाइल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ तो आज अक़वाम मुत्तहिदा के जो है बाकायदा तौर पर जनरल असम्बली के सदर वोल्सन वॉल्कर ने आज इस्लामाबाद डिफेंस यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया। उनकी पाकिस्तान आमद हुई और बाकायदा तौर पर इस खिताब के बाद उनका बयान के मुतनाज़ा इलाके की हैसियत को तब्दील ना किया जाए, उनके इस बयान के बाद कहीं अहम सवालात जो हैं वो जन्म ले चुके हैं। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर कॉलम निगार, तज़िया निगार, रोज़नामा जंग अफजाल रेहान साहब लाहौर से मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि कितना अहमियत का हामिल देखते हैं आप इस दौरे को? देखें, सबसे पहले आपने ये असलान साहब बड़ी अच्छी तफसील बयान की है कि यूएन का क़याम कैसे हुआ और उसके मकसद क्या थे। हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमियां अवाम में पाई जाती हैं। ये हमारे अखबारों में, स्पेशली उर्दू अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, उछाली जाती हैं, यूएन नाकाम हो गई, कोई मसला नहीं हल करवाया जी, और ये तो बल्कि यहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लौंडी है, फलान है। लोग इसकी यानी चीज़ों के हक़ाइक़ को नहीं समझते। असल बात क्या है, देखें, पहली बात है यूएन जो है वो उसका एक अदारा सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरा अदारा जनरल असम्बली है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो चलो ठीक है, वो वीटो की पास 5 ताकतें हैं, लेकिन जनरल असम्बली में ऐसा नहीं है। वो ठीक है, इनकी ताकत जो भी है, जिसकी भी है, कम से कम जनरल असम्बली में खुल के बोलने की आज़ादी है। सारी अक़वाम अपने अपने मौक़िफ़ पे अपना अपना, देखें ना, हाल ही में ये फ़लस्तीन के मसले पे बड़ी भरपूर डिबेट्स हुई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी अपना मौक़िफ़ जो है बड़े खुले लफ्ज़ों में और भरपूर तरीके से बयान किया। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। उसकी ये यूएन की नाकामी नहीं है, कुछ मसाइल में अपनी भी टेढ़ापन है, कुछ वहाँ भी मसले मसाइल हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा असलान साहब कि देखें, दुनिया में एक चीज़ मान ली गई है, अगर आपने जायज़ चीज़ हासिल करनी है तो उसको हासिल करने का तरीक़ाकार है वो भी जायज़ होना चाहिए। अगर आप ट्यूबवेल का साफ पानी निकलता है तो उसको गंदे तरीके से निकाल लेके जाएंगे तो वो साफ नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर आप जितने भी आपके हक बजानब मसाइल होंगे उनको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, अगर आप वो तरीके अख्तियार करेंगे जिनको दुनिया नहीं मानती है, अखलाकी ज़ाब्ते नहीं समझे जाते, दहशत उसमें डाल देंगे या खूनरेज़ी डाल देंगे, तो आपके जायज़ मकासद भी दूर चले जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। देखिए, मुतअद्दिद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के जो सदर हैं वो बदलते गए। कहीं लोग आए, इसमें एंटोनियो गुतेरेस रहे, बान की मून रहे, कई ममालिक का किरदार रहा, मुख्तलिफ इजलास हुए, लेकिन कश्मीर का जो तनाज़ा है वो जूं का तूं है। आज उन्होंने इस्लामाबाद डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा बयान दिया कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा इलाके की जो हैसियत है उसको कभी भी तब्दील नहीं किया जाए, इस पर हमेशा उन्होंने जोर दिया। आप क्या समझते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की कारकर्दगी पर उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा कर दिया इस बयान के बाद? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जनरल असम्बली में देखें, पहले भी आप जब रायशुमारी होती है तब भी इसराइल और कश्मीर के हवाले से या फ़लस्तीन के मसले पे जनरल असम्बली में तो मेजॉरिटी हासिल हो जाती है, लेकिन जनरल असम्बली में जो भी डिबेट होती हैं उनकी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल में अथॉरिटी तो चली जाती वहाँ, तो वहाँ चूँकि वीटो पावर है इसलिए वो मामलात अटक जाते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, जिनका बयान का आप जो जिक्र कर रहे हैं जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट का, तो उनका कहना बिल्कुल इसमें जानदार है। मैं समझता हूँ वो उनको अंदाज़ा भी है कि वहाँ जो डिबेट्स होती हैं उनकी क्या नोयत है, और उन्होंने जो कहा है कि इलाके की हैसियत नहीं तब्दील होनी चाहिए,
یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین خوش آئند ہے، اور پاکستان کو تو اس مسئلے کو بھرپور اٹھانا چاہیے۔ اچھا، حالیہ اگر میں بات کروں تو پاک بھارت کشیدگی میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی دوبارہ سے، اور معاہدہ بھی کیا گیا کہ اب جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ہم گزشتہ دنوں میں دیکھیں، عرصے میں متعدد مرتبہ جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی، ورکنگ باؤنڈری پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدہ صورتحال رہی، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ عید سے قبل بھی ہم نے دوبارہ دیکھا تھا کہ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے تھے، سیز فائر کی ایک مرتبہ پھر خلاف ورزی کی گئی تھی، اور اب جنرل اسمبلی کے صدر کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہندوستان میں اس بیان کے بعد صفحہ ماتم بچھنے والی ہے؟ کیا مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف دنیا گامزن ہوگی؟ دیگر ممالک بھی اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے یا محض ایک بیان ہی ثابت ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں، جو آپ نے سیز فائر کی بات کی ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، یا آپ سمجھیں کہ وہ یعنی بیک ڈور چینل جس طرح چل رہی ہوتی ہے، گفتگو و شنید چل رہی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں ہماری طاقتور اداروں نے بھی رول ادا کیا ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کافی تناؤ کم ہوا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے اس بات کا تعلق ہے کہ پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی نے جو کہہ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا میں صفحہ ماتم بچ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یو این کے سیکرٹری جنرل بھی بیان دیتے رہتے ہیں کئی معاملات پہ، تو یہ ایک اپینین کے طور پہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی عالمی سطح پہ کوئی اس سے بھونچال آ جائے گا۔ انڈیا کی ایک سوورنٹی ہے، جس طرح پاکستان کی سوورنٹی ہے، ریاستیں اپنے معاملات میں ایک اقتدار اعلیٰ یا خود مختاری رکھتی ہیں۔ یو این کا ایک حد تک اثر ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر بڑی طاقتوں کا انٹرسٹ ہوگا سیکورٹی کونسل کے تحت تو کارروائی ہو سکے گی، ادروائز تو یہ صرف صواب درین کے لیے اچھے بیانات ہیں، جن پہ ہمیں بال جو اچھا بیان آتا ہے اس کو ویلکم کہنا چاہیے اور اس کی تشہیر بھی کرنی چاہیے۔ اچھا افضال ریحان صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے آج فلسطین کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بے دریغ جو ہے وہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، انتہائی افسوسناک کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ بندی ہونا جو ہے وہ ایک خوشائن عمل ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے مذاکرات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ ہمیشہ جنگ کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ جب تک متعدد جانیں ضائع نہ ہو جائیں، زیانوں کے ضیاع کے بعد ہی یہ اقوام متحدہ جاگتا ہے؟ نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں سیز فائر جو فلسطین میں ہوا ہے وہ ہوا ہے حماس کے اور اسرائیلی حکومت کے درمیان، اور اس کو دنیا نے ویلکم کہا۔ اس میں آپ جنرل اسمبلی میں بھی یہی خواہش ظاہر کی گئی کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ اب یہ سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطین کا یا اسرائیل کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے، یا حماس کی کارروائیاں ختم ہو گئی، یا اسرائیل حملے نہیں کرے گا۔ سیز فائر ہوئی ہے، اچھی بات ہے، اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ آئندہ ظاہر ہے اگر کسی ایک طرف سے اشتعال پھیلے گا تو دوسرا بھی جواب دے گا۔ تو ابھی آپ دیکھیں یو این امریکہ کے انتھونی جو وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ بھی خطے کے دورے پہ ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا ہے، وہ فلسطینین وہ اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں، وہ جارڈن بھی گئے ہیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ اس میں امریکہ کی چونکہ بھرپور انٹرسٹ ہے اس خطے میں، مڈل ایسٹ کے اس ایشو میں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے لیے امداد کا بھی ایک پیکیج دیا ہے۔ تو اس چیز کو اس سارے زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کا پائیدار حل کیا ہے۔ پائیدار حل جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوئے گا کہ کسی نے بیان دے دیا تو نکل ہے۔ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ چیزیں جائیں گی، سیکورٹی کونسل میں جائیں گی، اور وہاں دونوں فریقین کو اعتماد میں لے کے ہی کوئی حل نکلے گا۔ ایسے یک طرفہ طور پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مسلم ممالک کے اتحاد کی بات ہوئی افضال ریحان صاحب، اور باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے سعودی عربیہ کی جانب سے بھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایران کے حق میں ایک بڑا بیان آیا سامنے کہ ایران سے جو ہے سعودی عرب ایک اچھے برادرانہ تعلقات چاہتا ہے، اور اچھے نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر سنو کہ اس حوالے سے سعودی عرب جو ہے وہ بھی آگے آتا ہے، پھر اس حوالے سے مہاتیر محمد صاحب جو ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی۔ لیکن جب بات آتی ہے مسئلہ کشمیر کی، جب بات آتی ہے فلسطین کی، تو سب چپ کیوں تان لیتے ہیں؟ مطلب اس حوالے سے آگے کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس حوالے سے فورمز پر آوازیں کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے یہ محض ایک دکھاوا ہی ہے؟ نہیں اسلام صاحب، ہمارے ہاں چیزوں کو اصل میں اس طرح پیش نہیں کیا جاتا جس طرح انٹرنیشنل سینیریو میں ہے۔ فار ایگزامپل یہ ملائیشیا کے آپ نے ذکر کیا مہاتیر کی، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی بیان دیں تو وہ ان کا ایک پرسنل بیان کہہ لیں۔ سر لیکن اگر حیثیت نہیں ہے تو ایک اتحاد جب بننے جاتا ہے مختلف ممالک کا، اور ظاہری بات ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں او آئی سی کا کیا کردار رہا ہے،
देखिए कहने को तो ओआईसी इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की एक तंजीम है, लेकिन उसका किरदार तो कुछ भी नजर नहीं आता ना। नहीं, बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। अभी भी उन्होंने अपनी जो करारदादें मंजूर की हैं वो पैलेस्टाइन के हक में की हैं, और आपने अभी जो जिक्र किया है कि ईरान, लेकिन कश्मीर के हवाले से तो कुछ भी नहीं किया ना खातिर ख्वाह। नहीं, वो उसकी आपको वसी तर यानी तनाजर में देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया। उसकी वजह आप सिर्फ ये ना कह दें कि वो ओआईसी जो है वो जी पाकिस्तान की मुताबिकत में क्यों नहीं है। उसकी बैकग्राउंड को देखें। इंडिया को वो उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम देखते हैं, और ना ही कश्मीर के प्रॉब्लम को उस तरह देखते हैं बाकी मुस्लिम कंट्री जिस तरह हम देखते हैं। लिहाजा ये जो बाहमी डिफरेंस है, ये तफावत है जो अप्रोचों का, पहले उसको मीट करना होगा। उनको हमने कायल किया है कि वाकई इसमें कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है वो आईनी जमहूरी लिहाज से वो हक बजानब है या होना चाहिए, हम उनको कायल नहीं कर सके। और दूसरे फिर ये है कि वो एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, और फिर उसकी इकोनॉमी जिस तरह है और जितना बड़ा वो आबादी का मुल्क है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। उनके ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज़ के अपने उधर इंटरेस्ट हैं, तो ये चीज़ें जब भी हम जायज़ा लेते हैं तो हम असल में अपने ही मौक़िफ़ को अपने नज़र से देख के पेश कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ओआईसी का रोल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओआईसी इससे आगे जा ही नहीं सकती है। हम जो उनसे तवक्कुआत मानते हैं वो मुनासिब नहीं है। ये एक पॉइंट जो मैं जिस पे तवज्जो दिलानी चाहता हूँ, आपने अभी जो कहा है ये बहुत ही खुश आइंद है, जो ईरान की और सऊदी अरब की इराक के थ्रू जो गुफ्तगू शनीद हो रही है, डायलॉग जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इस खित्ते के लिए बहुत ही कारआमद और मुस्बत नतीजे लेके आएंगे। ठीक है सर, यहाँ पर ज़रा वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे यहीं से जो है प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वक्फे में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल देता जा रहा हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब ने जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया है रियासत के तौर पर, इसी तरीके से दीगर ममालिक ने भी, और पाकिस्तान पर भी किसी हद तक जो है एक प्रेशर डेवलप किया गया माजी में भी, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा इस हवाले से कि फ़लस्तीनियों का जो सौदा है वो नहीं किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान पर किस हद तक प्रेशर डेवलप किया जाएगा, और क्या दीगर ममालिक के प्रेशर में आकर पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा? ये सवाल इसको कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।